बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पिछले लेक्चर पे देख रहे थे और वहाँ पर कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा गया था। तो वहाँ पर जो कंडीशन देखा गया था उसमें ये लिखा गया था कि कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक। तो यहाँ पर ध्यान दें, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ये पढ़ लिया गया था और यहाँ पर लिखा गया था कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक। कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक नहीं बल्कि डिसिमेट्रिक, शुड बी डिसिमेट्रिक। आर chiral or mirror image should not be superimposed। ये सब लिख लिया गया था, should not be superimposed। mirror image should not be superimposed। तो ये सारी कहानी हो गई थी। अब यहाँ पर जो डिसिमेट्रिक है इसमें लिखा गया था कि डिसिमेट्रिक मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री absent होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये सारी सिमेट्री absent होनी चाहिए, नहीं पाई जानी चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बता दिया गया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है हो चुका है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है हो चुका है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। इन जनरल if open chain compound lacks plane of symmetry, then compound is optically active। ध्यान रखिए भैया, अगर ओपन चेन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री absent है तो सामान्य तौर पे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ज़्यादातर हम लोग ओपन चेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। इफ साइक्लिक कंपाउंड lacks center of symmetry and plane of symmetry, then in general it is optically active। अगर साइक्लिक कंपाउंड में प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सामान्य तौर पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव only when it lacks all type of symmetry।
अगर इसमें सभी टाइप की सिमेट्री एब्सेंट हैं तभी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट हैं ये जनरल स्टेटमेंट हैं, लेकिन जैसे ऊपर कहा गया कि ओपन चेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये देखें ओपन चेन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सेंटर साइक्लिक में क्या देख रहे हो, सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हो साइक्लिक में। यहाँ पर ओपन चेन में आप केवल प्लेन देख रहे हो। तो अगर ओपन चेन में मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी बाकी सब प्रेजेंट हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, नहीं, सारी सिमेट्री आप मतलब एब्सेंट होना ही चाहिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऊपर वाले दोनों पॉइंट जो हैं वो जनरल स्टेटमेंट हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये हो गया भैया एक। अच्छा अब देखें यहाँ पर चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में एक पॉइंट फीड हो जाता है कि जो कंपाउंड है उसको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर कंपाउंड को खुद ही कायरल होना चाहिए। लिख लेंगे फॉर ए कंपाउंड to be optically active, presence of chiral carbon is not necessary, but it should itself be chiral. It should itself be chiral मतलब कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में कायरल कार्बन की प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही कायरल होना चाहिए। ये ध्यान देंगे, अभी चर्चा करते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग देख लें, फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, इफ कंपाउंड हैज वन कायरल कार्बन देन it is certainly optically active. If compound has one chiral carbon then it is certainly optically active. यहाँ पर ध्यान दें, अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो ये निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, if compound has more than one chiral carbon then it may or may not be optically active। भैया यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ध्यान दो,
ये। अब ये एक कायरल कार्बन है, ये ध्यान दो, ये एक कायरल कार्बन, ये दूसरा कायरल कार्बन है। यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। दो कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। लेकिन इसी की मुंडी घुमा दिया जाए, ध्यान दो, यहाँ पर HCOOH है। अब यहाँ पर इस H को इधर कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा भैया, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, ये OH होना चाहिए था। अब ये यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर 5-6 पॉइंट लिखे गए हैं। तो आपको शुरुआत से अगर देखें, फिर से एक बार रिवाइज करवाएं, तो यहाँ पर कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन कल लिख दिए थे, फिर भी हल्का सा रिवीजन कर दिए कि यहाँ पर 3 कंडीशन होने चाहिए। कंपाउंड को आप बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे डीसिमेट्रिक होना चाहिए, या जो कंपाउंड डीसिमेट्रिक है वो कायरल भी होगा, कंपाउंड को कायरल होना चाहिए, या इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन है। अब आपको बताया गया डीसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो डीसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो, तो उसको आप क्या कहेंगे भैया, डीसिमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई थी कि ये सिमेट्री क्या होगी, इस पे चर्चा हो रही थी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया गया था बेटा, और आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ओपन चेन में एब्सेंट है तो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, प्रॉबेबली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। साइक्लिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सारी सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट बताया गया कि कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल कार्बन की प्रेजेंस आवश्यक नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही कायरल होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे बताया गया कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है या फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड की चर्चा करने चल रहे हैं कि जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन ऑप्टिकली वो एक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपाउंड which does not has chiral carbon but are optically active। बट आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहला इसमें देखा जाए आर एज फॉलो, ऐसे कंपाउंड नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग पहले कंपाउंड की चर्चा करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलीन, आर क्यूमिलीन। पहले तो एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि व्हाट आर क्यूमिलीन या एलीन। तो यहाँ पर ध्यान दें, कंपाउंड which has at least one carbon
on its both side having double bond। मतलब एक कार्बन कम से कम होना चाहिए जिसके दोनों साइड में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये जैसे आपने CH2 लिख दिया डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये क्यूमलीन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एक कार्बन है, ये इस कार्बन को देखें जिसके नीचे हम पॉइंट कर रहे हैं, इसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन की बात करें तो 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। क्या क्या भैया, पहले तो डबल बॉन्ड की संख्या इवन में हो, डबल बॉन्ड शुड बी इवन, ये इवन संख्या में हो, 2 हो 4 हो, आड नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि जो टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन हैं इनके दोनों ग्रुप डिफर करें, बोथ ग्रुप ऑफ टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। यहाँ पर ध्यान दें, लाइक यहाँ पर ध्यान दो, A, यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक चीज नोट करके, इफ क्यूमिलीन हैज डबल बॉन्ड in odd number, then it may represent geometrical isomerism। भैया तो अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन है तो ऑप्टिकल, और अगर ऑड है तो ये फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे। ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें सेकंड पॉइंट, इस साइक्लो एल्किलीडीन when one bond, one double bond of cumulene is converted into cyclic compound, one double bond of cyclic compound is one double bond of cumulene is converted into cyclic compound। तो अगर ऐसा किया जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्किलीन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, A, यहाँ पर B आपने ऐसे लिखा था C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ये C, ये A, यहाँ पर B है। अब यहाँ पर देखो ये 2 पाई, इसको आप क्यूमुलिन कहेंगे,
ये क्यूमिलीन है या एलिन कहोगे। अब इसको साइकिल में बदल देते हैं, और एक पाई बांड बराबर आपको पढ़ाया भी गया, एक साइकिल होता है, ये एक साइकिल हो गया। अब ये ध्यान दो, एक पाई बांड बचा रह गया, ये सी हो गया, यहाँ पर भी सी है। अब इस यहाँ पर भी सी है, इस सी और इस सी के बीच में जो पाई बांड था वो साइकिल में बदल गया। अब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये चीज। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर कंडीशन पूछा जाए कि क्या कंडीशन है, कंडीशन, तो आप बताना चाहेंगे कि जो टर्मिनल कार्बन है उसके दोनों ग्रुप डिफर करें। बोथ ग्रुप ऑफ टर्मिनल कार्बन शुड बी डिफरेंट। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम कर देंगे तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। स्पाइरेंस, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग अटैच्ड विद 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो स्पाइरेंस हो गया। स्पाइरो कंपाउंड बताया गया था जिसमें 2 साइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड से जुड़े हों, सॉरी 4 डिग्री कार्बन जुड़े हों। अब यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग 1 है, ये 2 है, यहाँ पर नंबर कर दें हम, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर जो साइक्लिक रिंग है इनकी संख्या इवन में होना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको बता दें कंडीशन नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग should be even and both group of terminal carbon should be same। both group of terminal carbon should be same। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अरे सॉरी, should be different। यहाँ पर देखिए बेटा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ये स्पाइरेंस हो गया। एक और है बाइफेनिल्स। ये बाइफेनिल्स है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आर्थो पोजीशन ऑफ बोथ रिंग should be
satisfied by different group. Ortho position of both ring should be satisfied by different group. And none ring should have plane of symmetry. किसी रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ए, यहाँ पर बी, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. ये पहला कंपाउंड आपने देखा क्यूमिलीन या एलीन. दूसरी कंडीशन आपने मतलब दूसरा साइक्लोएल्क्लिडीन, तीसरा आपने स्पाइरेंस, चौथा आपने देखा बाइफेनिल्स. तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आप लोग अब ध्यान दो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि which type of compound does not has chiral carbon but represent optical activity. तो एलियंस हो गया, साइक्लोएल्क्लिडीन हो गया, स्पाइरेंस हो गया, बाइफेनिल्स हो गया. ये ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. चलो भैया, अब ये कंडीशंस हो गया. अब हम लोग कुछ चीज़ को और चर्चा करें. जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इनांशियोमर. अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज इनांशियोमर, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड ऑफ ए कंपाउंड. एक कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो. जैसे यहाँ पर ध्यान दो, CH3, यहाँ पर HCl, C2H5. इसका मिरर इमेज हम लोग ऐसे बनाएंगे.
तो जो नज़दीक दिखता है वो दूर हो जाता है, नज़दीक नज़दीक दिखता है और दूर वाला दूर दिखता है। जैसे CL नज़दीक था वो नज़दीक दिखेगा, H दूर दिखेगा। ये मिरर इमेज है। ऐसे उठा के रख दो तो H के ऊपर ये H है, इसके ऊपर ये CL आ जाएगा और CL के ऊपर ये H आ जाएगा। तो ये ऐसी मिरर इमेज हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, देख के हम नहीं बता पाएंगे कि ये कौन D हैं। अब अगर इसको हम लोग D कहते हैं, मतलब D फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो ये फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब अगर एक मिरर इमेज में एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी हो जाएगा। एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाएगा तो फिर एक लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा तो दूसरा लीवो हो जाएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें भैया, यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी, इट हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी लेकिन सारे रिएजेंट के लिए नहीं है, फॉर ए कायरल रिएजेंट। अगर कायरल रिएजेंट होगा इसको ए अलग नहीं होगा, ये ए एक साथ ही होगा, फॉर ए कायरल रिएजेंट। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन किसके लिए, ए कायरल रिएजेंट के लिए। बट हैज different behavior towards plain polarized light। यहाँ पर ध्यान दें, तो जैसे एक मतलब ये डी है, तो ये अगर लाइट को दाएं दिशा में घुमाएगा तो ये बाएं दिशा में घुमा देगा। तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ये एक आयरन रेजेंट के लिए सेम होगी, मतलब जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा उसके लिए सेम होगी, और लेकिन इनका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट होगा। और भैया एक और प्रॉपर्टी डिफर करेगी, दे हैज डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रेट का मतलब वेलोसिटी, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा। हैज डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैज डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट करेगा। हैज डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका डिफर करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा डाइस्टीरियोमर के बारे में देखें। डाइस्टीरियोमर, यहाँ पर डाइस्टीरियोमर, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image। स्टीरियो आइसोमर मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज ना हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर
CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर HCl, यहाँ पर HBr, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये हो गया। इसका मिरर इमेज बना रहे हैं हम लोग। Cl यहाँ पर नज़दीक है, यहाँ पर ये Br हो जाएगा, यहाँ पर। अब भैया इसकी मुंडी घुमा दो, दूसरे वाले डायग्राम की मुंडी घुमा दो, मतलब जो H है उसको इधर कर दो, Cl को अपोजिट कर दो। यहाँ पर Br है, उसको वैसे ही रहने दो। आप ऐसे समझें जैसे ऐसे है, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो ऐसे देखें, ऐसे आपने इमेज किया, इसका इमेज भी बन जाएगा। आप ऐसे नीचे वाले को फिक्स रखें और ऊपर वाले को ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे सेम यहाँ पे किया जा रहा है। अब जो इमेज बनी, उस मतलब जो डायग्राम बना या स्ट्रक्चर मिला, उसका भी हम लोग मिरर इमेज बना लें। बेटा ये CH3 आ गया, यहाँ पर ये Cl नज़दीक है तो नज़दीक ही बनेगा, ये H आ जाएगा, ये H, ये Br, ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। अब अगर आप स्ट्रक्चर 1 और 2 को देखें तो ये मिरर इमेज हैं, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। 3 और 4 को देखें, ये मिरर इमेज हैं, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो आप इनको इनांसियोमर बोलेंगे। भैया यहाँ पर ध्यान दें, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, ये डायस्टेरियोमर हैं। डायस्टेरियोमर हैं, चूंकि जो 2 है वो 3 का इमेज नहीं है, 2 है वो 4 का इमेज नहीं है, तो ये तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज ना हो। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखा जाए सिस एंड ट्रांस ये आपस में आइसोमर होते हैं, और कैसे आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर हैं, लेकिन ये मिरर इमेज तो नहीं है, इसलिए आप इनको डाइस्टीरियोमर कहें। आर आल्सो डाइस्टीरियोमर, आर आल्सो डाइस्टीरियोमर। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग सिस ले रहे हैं, जैसे ये ध्यान दो, ये सिस ले रहे हैं, ये इसकी हम लोग बात करें तो ये सिस हो गया। यहाँ पर इसका ट्रांस बना रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर हैं, तो आप इनको भी आप डाइस्टीरियोमर कहेंगे। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि सिस और ट्रांस क्या डाइस्टीरियोमर हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये भी डाइस्टीरियोमर हैं, तो आप इसकी भी जानकारी रखेंगे। अच्छा, अब आगे की चर्चा हम लोग करें बेटा थोड़ा सा, तो इसकी प्रॉपर्टी देखें, डाइस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी। डाइस्टीरियोमर की अगर हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें तो क्या होगी, हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर डाइस्टीरियोमर हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप सेम है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कहा जाए कि डायस्टेरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या राय रखेंगे, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिफर करेगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग भैया ध्यान रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर रही है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। चलो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा रेसमिक मिक्सचर के बारे में देखें। रेसमिक मिक्सचर, तो अगर आपसे कहा जाए क्या है, तो आप कहेंगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड का इक्विमोलर मिक्सचर जो है क्या कहलाएगा, आप मतलब रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। ये इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये एक्सटर्नल कंपनसेशन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या भी है, जैसे आपने डी और एक ही कंपाउंड का आपने डी लिया, उसी का आपने एल फार्म लिया, जैसे ये डी लिया और इसी कंपाउंड का एल है, तो ये डी क्या करेगा, लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाने का प्रयास करेगा, और एल क्या करेगा, ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाने का प्रयास करेगा। ये दोनों अपने अपने प्रयास करते रह जाएंगे और लाइट बिना घूमे पास हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल कंपनसेशन कहलाएगा। तो एक ही कंपाउंड का डी और एल फार्म रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा, और रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पर ध्यान दें, फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर is known as resmization. Formation of racemic mixture is known as resmization. रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन जो है रेसमाइजेशन कहलाता है। इट अकर in presence of acid or base or heat और सनलाइट। तो एसिड की प्रेजेंस में होगी, बेस की प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है। हीट मतलब हाई हीट या हाई टेम्परेचर कह सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रांग हीट कह सकते हो, स्ट्रांग हीट या सनलाइट। तो ये रेसमाइजेशन होता है।
यहाँ पर ध्यान दें, रिसोल्यूशन एक वर्ड होता है, इसको आप लोग जानते रहेंगे, रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन तो अगर आपसे कहा है कि व्हाट इज रिसोल्यूशन, तो आप कहेंगे सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर से डी और एल फॉर्म का सेपरेट करना रिसोल्यूशन कहलाएगा। कैरीड आउट बाई पहला मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब आप हाथ से बैठ के सेपरेट करें, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। केमिकल मेथड, ये वेस्ट मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड, यहाँ पर होता है बायोलॉजिकल मेथड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, ये डी या एल फार्म दोनों में से किसी एक को या तो खा जाते हैं या तो तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर खा गए तो भी आप उसको उनके पेट से प्राप्त नहीं कर पाओगे, या डिस्ट्रॉय कर दिए गए तब भी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोनों में से आपको एक ही मिलेगा, या तो डी मिलेगा या तो एल मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। जैसे डी अमोनियम टार्ट्रेट को सेपरेट करते हैं माइकोडर्मा एसटी से, एक बैक्टीरिया होता है, उसको यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है फोर्थ मेथड जो है, ये है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर एक क्रोमैटिन पेपर होता है क्रोमेटोग्राफी में। तो यहाँ पर क्रोमैटिन पेपर है, यहाँ पर ये डी और एल है, ये मिक्सचर था, यहाँ पर आप क्रोमैटिन पेपर आपने इसमें डाला, ये पेपर है। तो मान लो ये एल को एब्जॉर्ब कर लिया, एल इस पर आ गया, इस पेपर को आपने विड्रा कर लिया। तो जब ये विड्रा कर गया तो एल इसके साथ आ गया, डी यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो मिक्सचर में आपको मतलब अब जहाँ पर डी और एल दोनों थे वहाँ पर बचे रह जाएंगे, तो एक ही बचेगा, दोनों आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर ये चार दिए गए हैं और चार में से आपसे कोई एक मेथड पूछा जाए तो फिर आप केमिकल मेथड का नाम लेंगे, बाकी और का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर केमिकल मेथड में थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर डी और एल आपने मिक्सचर लिया था, यहाँ पर कायरल रिएजेंट लेंगे, कायरल रिएजेंट। कायरल रिएजेंट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा डाइस्टीरियोमर। और डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, तो यहाँ पर फिजिकल मेथड आप यूज करेंगे। फिजिकल मेथड मतलब बॉयल करेंगे जैसे, तो यहाँ पर या तो आपको डी मिलेगा या तो एल मिलेगा। मतलब जैसे मान लो आपने हीट कर दिया तो एक का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दूसरे का घट जाएगा। मतलब एक का यहाँ पर डाइस्ट्रीमर है तो एक की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दूसरे का घट जाएगा। आप हीट कर दिए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है वेपराइज कर जाएगा, जिसका नहीं है वो बचा रह जाएगा। तो वेपर को आप एक साइड में कलेक्ट कर लिए, जो बचा है उसको एक साइड में कलेक्ट कर लिए, तो डी या एल में से आपको एक साइड में डी और दूसरी साइड में एल मिल जाएगा। ये हो गया फिजिकल मेथड। अच्छा, फिजिकल अगर आपसे सेपरेटिवली कहा जाए क्या फिजिकल मेथड का यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप सेपरेटिवली कहा जाए तो फिजिकल मेथड का यूज सेपरेटली नहीं कर पा रहे हैं। तो फिजिकल मेथड का यूज आप हमेशा
केमिकल मेथड में ही करेंगे। इसका यूज आप अलग से, अगर आप डायरेक्टली फिजिकल मेथड यूज किया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा मतलब रिसोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। मीसो कंपाउंड के बारे में बात किया जाए भैया, मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड compound which can be divided into two equal half and one is a mirror image of other. Such compound is optically inactive due to internal compensation. ऐसे कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दो। ये मीसो टार्ट्रिक एसिड है। ये टार्ट्रिक एसिड है लेकिन इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसको मीसो जोड़ देंगे और अब बोलेंगे मीसो टार्ट्रिक एसिड। ये ध्यान दें, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये ये एक हाफ में डिवाइड कर दिया और एक जो है दूसरे का मिरर इमेज है। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल नंबर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे और इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ठीक बेटा।